हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का साइंस में बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे। ठीक है, ये हम लोग जान गए थे कि लाइफ प्रोसेस क्या है। और जो पिछला क्लास मैंने लाइव क्लास लिया था उसमें हम बता दिए थे जो पहला लाइफ प्रोसेस जो था यानी न्यूट्रिशन, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन आप लोग को बता चुके हैं यानी पोषण आप लोग को हम बता चुके हैं पिछला क्लास में। अब जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन यानी कि जिसको श्वसन बोलते हैं, ये आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रेस्पिरेशन या श्वसन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, जो सजीव होते हैं वो जो भोजन खाते हैं उससे ऊर्जा निकालते हैं। ठीक है, एक प्रक्रिया है ऊर्जा निकालने का, उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं। ठीक है, जीवों द्वारा भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं, तो खाना से हम लोग को एनर्जी मिलता है। लेकिन एनर्जी कैसे मिलता है, खाना से हम लोग को ऊर्जा कैसे मिलता है, तो जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जाके खाना के साथ रिएक्ट करता है। ये हम पिछला क्लास में भी बता चुके हैं आप लोग को, तब जाके एनर्जी मिलता है। ठीक है, सिर्फ खाना खा लेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगा, हम लोग को सांस लेना पड़ेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब तक भोजन के साथ मिलेगा नहीं, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तब तक एनर्जी यानी ऊर्जा हम लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पोषण यानी जो न्यूट्रिशन था वो एक अलग टॉपिक है और रेस्पिरेशन अलग है। इसमें भोजन का टूटना, ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, भोजन टूटता है। ठीक है, और इसका मतलब है कि उससे एनर्जी मिलना, ठीक है, एनर्जी निकलना, वो रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब ही है एनर्जी निकलना। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए रेस्पिरेशन क्या है। अब रेस्पिरेशन, एक रेस्पिरेशन होता है, एक ब्रीदिंग होता है। ठीक है, ब्रीदिंग जिसको सांस लेना बोलते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है, रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो ऑक्सीजन सांस लिए वो जाके फूड के साथ रिएक्ट करके एनर्जी देगा, वो रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग का मतलब है, यहाँ एच छूट गया है, ठीक है, THING होता है, तो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी सांस लेना क्या है, तो सांस लेना का मतलब क्या है कि सिर्फ हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यही है मतलब ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन में एनर्जी भी मिलता है और ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ अंदर लेना ऑक्सीजन या जो एयर हम लोग हवा अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, वो है ब्रीदिंग। बस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, बस इतना ही है ब्रीदिंग। लेकिन इसमें क्या होता है, अंदर जाएगा लंग्स में, फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर जाएगा खून में, खून से होते हुए पूरा शरीर में, और वहाँ जाके हर सेल में, हर कोशिका में जाके फूड के साथ मिल के एनर्जी देगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में एनर्जी मिलेगा, ब्रीदिंग बस सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, ये समझ गए। अब रेस्पिरेशन का टाइप देखिए, रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ऐसा देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब एक होता है वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है, तो देखिए जो हम लोग खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलता है, यही है श्वसन। अब ये एनर्जी दो तरह से मिलेगा, एक जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो और एक जब ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन हो और एनर्जी मिलता है तो उसको हम लोग वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस में होता है रेस्पिरेशन तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन कहलाएगा। और जब ऑक्सीजन का कमी में होगा या ऑक्सीजन नहीं हो तब होता है तो उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अभी आपको उसको हम फिर से डिटेल में समझाएंगे, पहले इसको समझते। देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये ग्लूकोज जब कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, जैसे कोशिका होता है, सेल जो होता है, इस तरह से सेल होता है, इसके बीच में केंद्रक होता है कोशिका का। ठीक है, सेल होता है या न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड होता है, आप लोग अंडा देखे होंगे, अंडा में भी इसी टाइप का होता है। तो ये जो लिक्विड होता है इसी को कहा जाता है साइटोप्लाज्म यानी कि
कोशिका द्रव। तो यहाँ पे पहले ग्लूकोज टूटता है इस जगह पे साइटोप्लाज्म में, और क्या बन जाता है, पायरुवेट। और वो पायरुवेट जो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, हम बता भी चुके हैं वीडियो में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, बिजली घर कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये पायरुवेट फिर टूटता है, ठीक है। अब कैसे टूटता है हम आगे समझाते हैं। अभी देखिए 3 तरह से हम लोग देख सकते हैं भोजन का टूटना। एक तो ऑक्सीजन का उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो, एक ऑक्सीजन का कमी में, जब ऑक्सीजन कम मात्रा में हो, और एक जब ऑक्सीजन हो ही ना, अब्सेंस हो ऑक्सीजन का, अनुपस्थित हो, तब कैसे होता है। तो देखिए जो ऑक्सीजन का उपस्थिति में होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए जो खाना खाएं, ऑक्सीजन जब हो तब क्या होता है, सो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले बनेगा। जैसे हम लोग का शरीर में नॉर्मल जो होता है यही चीज़ होता है, ठीक है, यही रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक। सबसे पहले खाना टूट के कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर वाटर बनेगा, जल, और फिर बनेगा एनर्जी यानी कि ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग के लिए हानिकारक है, ठीक है, तो इसको फिर हम लोग सांस के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बोल रहे, वाटर जो है यानी कि जो जल है, तो हम लोग का शरीर में 70% तो वाटर ही है, ठीक है। तो ये शरीर में रहता है, और ऊर्जा हम लोग का रिलीज होता है, मुक्त होता है। तो ये ऊर्जा का यूज हम लोग काम करने के लिए करते हैं। ये एटीपी के रूप में होता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस रूप में एनर्जी हम लोग का शरीर में जमा होता है, और हम लोग उसका यूज करते हैं काम करने के लिए। जो काम नहीं करते हैं, ठीक है, या जो बहुत कम मेहनत वाला काम करते हैं, तो उनका शरीर में एटीपी ज़्यादा जमा होते जाता है, और वही बाद में फैट्स यानी कि चर्बी का रूप ले लेता है, और वो लोग क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे तो हम लोग पतले रहेंगे, और अगर यूज नहीं करेंगे तो मोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ ऑक्सीजन का उपस्थिति में जो हम लोग में या नॉर्मल कोई भी जीव में होता है। अब कभी आप लोग गौर किए होंगे, जब आप लोग दौड़ते होंगे, ठीक है, तो दौड़ते दौड़ते क्या होता है कि पैर थकने लगता है। ऐसा होता है ना, जब हम लोग दौड़ते हैं तो जब तेज़ी से दौड़ते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो पैर में एक खिंचाव महसूस होने लगता है, पैर ऑटोमेटिक जाम होने लगता है। ऐसा महसूस होता है ना कि पैर अपने आप जाम हो चुका है और आगे नहीं दौड़ पाएंगे। या कोई मेहनत का काम, ज़्यादा भारी चीज़ उठाते हैं या ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करते हैं, तो हम लोग का मसल क्या होता है, जाम जैसा होने लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि अकड़ गया है, या फिर अकड़न आ गया है, या वो अपने आप जाम हो रहा है, मतलब और काम करने के लिए नहीं बोलता है। तो वो क्यों होता है, तो देखिए जब हम लोग दौड़ते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। जितना एनर्जी बना हुआ है इससे, जब दौड़ने लगते तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। तो जब दौड़ने लगते तो एनर्जी ज़्यादा ख़त्म होने लगता है। तो जो एनर्जी है वो ख़त्म हो चुका है, अब हम लोग को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए। तो हम लोग जो सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन तो हम लोग बस नाक से ही ले रहे हैं, तो ज़्यादा तो सांस ले नहीं सकते। तो जितना एनर्जी बनना है शरीर में उतना ही बन रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं जब दौड़ते हैं, ताकि ज़्यादा एनर्जी जाए, ज़्यादा ऑक्सीजन जाए शरीर के अंदर में, ताकि ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो। लेकिन फिर भी उतना एनर्जी नहीं रिलीज हो पाता है जितना हम लोग को दौड़ने के लिए या एक्सरसाइज करने के लिए चाहिए। तो उस समय शरीर में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। जब हम लोग तेज दौड़ते हैं तो जितना ऑक्सीजन सांस ले रहे हैं वो सारा यूज हो जा रहा है, और ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है। तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड बनता है। जब ऑक्सीजन कमी हो तो लैक्टिक एसिड बनता है, और यही लैक्टिक एसिड जो है ये हम लोग का मसल को जाम कर देता है या रोकने का काम करता है, ठीक है, ताकि और एनर्जी वेस्ट ना हो। देखता है शरीर की कुछ ज़्यादा ही एनर्जी, ज़्यादा ही ऊर्जा वेस्ट हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए ये बनता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। और इसी के कारण हम लोग का हाथ हो या पैर हो वो दर्द करने लगता है, या काम अच्छा से नहीं करने लगता है, थक जाता है। तो ये लैक्टिक अम्ल बनता है, इस कारण से होता है। और ऊर्जा भी बनता है, लेकिन ऊर्जा कम मात्रा में, इसमें ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बनता है, इसमें कम मात्रा में। तो ये तो दोनों में ऑक्सीजन है, इसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन कम है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है जब ऑक्सीजन ना हो तो भी
ऊर्जा मिलेगा। तो ये किस में होता है? तो ये होता है ईस्ट में, ठीक है। जो ईस्ट होते हैं यानी कि जो सूक्ष्म जीव है, एक सूक्ष्म जीव होता है ईस्ट, उसमें होता है ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में, ठीक है। मतलब उसको ऑक्सीजन ना भी मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको फिर भी एनर्जी मिलेगा, वो फिर भी जिंदा रह सकता है। तो देखिए जब ऑक्सीजन ना हो तब ईस्ट में होता है, ये हम लोग में नहीं होता है, बड़े जीवों में नहीं होता है, ये सूक्ष्म जीव में होता है। तो ईस्ट में क्या होता है, जब ये खाना उसका टूटता है, ब्रेक होता है, तो इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी बनता है। ये एथेनॉल बनता है, ठीक है। ये एथेनॉल क्या है? एक तरह का शराब है, ठीक है, एक तरह का शराब है। इसका यूज बहुत जगह जो शराब बनाने में किया जाता है, तो ये ईस्ट का यूज किया जाता है शराब बनाने में, क्योंकि ये क्या करता है? इथेनॉल बनाता है और ये एक शराब ही है, ठीक है। तो ये बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसका शरीर में और एनर्जी बनता है। तो ये 3 टाइप का रेस्पिरेशन होता है। ये दोनों को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है, वायु है। और ये जो रेस्पिरेशन हुआ इसमें वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसको हम लोग अवायवीय यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो समझ में आ गया? एरोबिक और अनएरोबिक यानी कि वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है। इसमें ऑक्सीजन का उपस्थिति में रेस्पिरेशन होता है, ये श्वसन होता है, और इसमें ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में होता है। तो ये आप लोग समझ गए? क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोग का? अब हम लोग देखते हैं कि शरीर के अंदर में जो ऑक्सीजन है वो किधर से कैसे जाता है। यानी अब हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र जो है वो हम लोग देखते हैं अब, ठीक है। इसको आप लोग को नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अब इसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग श्वसन तंत्र जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो समझते क्या है, ठीक है, कैसा होता है, क्या होता है हम लोग का श्वसन तंत्र में। तो देखिए कोई इंसान है या हम लोग जो सांस लेते हैं इस तरह से, ठीक है, इधर से जो पाइप है यहाँ से होते हुए हम लोग का लंग्स, ये दोनों क्या है? लंग्स से, जिसको क्या बोलते हैं? फेफड़ा या फुफ्फुस, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो जो फेफड़ा है या फेफड़े हैं हम लोग का दोनों, यहाँ पे जो श्वसन तंत्र आता है, जो नली है, श्वसन नली, ठीक है, ये जो आता है यहाँ पे आके अंदर में ये छोटा छोटा बहुत सारा पाइप में बढ़ जाता है और लास्ट में ना ये बेलून जैसा इस तरह से, जैसे ये पाइप आया और इस तरह से अंदर जाके इस तरह से बेलून जैसा स्ट्रक्चर बनाता है अंदर जाके, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है जब ये नली जो है, ये श्वसन नली जो है हम लोग का सांस लेने वाला जो नली है, ये अंदर जाके इस टाइप से, मतलब इस तरह से बहुत सारा हम लोग का लंग्स यानी जो फेफड़ा है, इसके अंदर में बहुत सारे इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब ये जो सांस का नली है ये अंदर जाके बस इसी टाइप का बहुत सारा बन गया है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से बने हुए हैं, बहुत सारे बने हुए हैं, एक नहीं, ठीक है। ये बेलून जैसे संरचना है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कुपिका कहा जाता है, ठीक है, एल्वियोली, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। जैसे हम लोग सांस लिए ऑक्सीजन, अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाना चाहिए? वो ऑक्सीजन शरीर के हर कोशिका तक, शरीर के हर सेल तक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ही, कोशिका के अंदर ही तो एनर्जी बनेगा, ऊर्जा बनेगा। तो हर कोशिका के पास जाना चाहिए ऑक्सीजन का, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का तो एनर्जी बन नहीं सकता है फूड से, भोजन से। तो भोजन भी खून में मिलता है। देखिए जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसमें भोजन जो है छोटा छोटा पार्टिकल में टूट जाता है और वो खून में जाके मिलता है और खून से चला जाता है सारा सेल में। और उसी तरह जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं, वो भी जो ऑक्सीजन है वो जाना चाहिए कहाँ पे? कोशिका में। तभी ना खाना और ऑक्सीजन मिल के एनर्जी बनेगा। तो जो हम लोग ऑक्सीजन सांस लिए वो तो आके कहाँ पे भर गया? यहाँ पे लंग्स में यानी कि फेफड़ा में, ठीक है। देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग का छाती फूला हुआ महसूस होता है, जब सांस छोड़ते हैं तो छाती नीचे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फेफड़ा के अंदर इस तरह से बेलून के जैसा, गुब्बारे की जैसा रचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं? कुपिका या एल्वियोली बोलते हैं। तो ये जो कुपिका है, इसमें जब ऑक्सीजन भरता है, जब हम लोग सांस लिए तो यहाँ पे ही आया, इसी में आया, और इसमें ऑक्सीजन जब भरता है तो ये फैलता है, बेलून जैसा है ना, तो ये फूलता है।
तो फूलेगा तो छाती भी फूलेगा, तो इसीलिए ये होता है। ठीक है, तो अब देखिए जो हम लोग ऑक्सीजन सांस लिए कहाँ पे चला गया, कुपिका में यानी कि एल्वोइली में। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से पूरा शरीर तक कैसे जाएगा, यहाँ पे तो आ गया ऑक्सीजन, अब पूरा शरीर तक कैसे जाएगा तो उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो होता है, ये कुपिका जो होता है इसके चारों ओर खून का नली होता है। ठीक है, जाल होता है एक ब्लड का, यहाँ पे चारों तरफ क्या है, ब्लड है कुपिका के, जितना कुपिका है जितना एल्वोइली है सबके बाहर ब्लड रहता है। ठीक है, नली में ब्लड बहता है। अब क्या होता है, जो हम लोग ऑक्सीजन सांस लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, मान लेते हैं यहाँ ऑक्सीजन है और इस खून में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये ऑक्सीजन इस खून में चला जाएगा। ठीक है, जिस कौन सा तरीका से ये, मतलब कौन सा प्रोसेस से जाएगा, विसरण, जिसको डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस से यहाँ का जो ऑक्सीजन है यहाँ पे चला जाएगा। डिफ्यूजन या विसरण क्या होता है, किसी पदार्थ का अधिक से कम की तरफ जाना। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ खून में ऑक्सीजन नहीं है, तो ज़्यादा खून से ज़्यादा ऑक्सीजन से कम ऑक्सीजन की तरफ जाना, उसी को कहा जाता है विसरण। तो इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे चला जाएगा ब्लड में। अब यहाँ ब्लड में चला गया, अब यहाँ से क्या होगा, इस खून को, जो दिल है, जो हार्ट है, हृदय जो हम लोग का है, वो यहाँ से खून को खींचेगा अपने पास। आगे हम दिल के बारे में, हार्ट के बारे में और पढ़ाएंगे। ठीक है, जो वहन तंत्र है यानी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ाएंगे इसके बाद, उसमें बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ऑक्सीजन चला गया ब्लड में, ब्लड को कौन खींचेगा, हार्ट। ठीक है, दिल जो होता है इस तरह से 4 चैम्बर होता है। ठीक है, इस तरह से समझते हैं, इस तरह से 4 चैम्बर होता है। एक साइड ऑक्सीजन वाला खून रहता है, एक साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून रहता है दिल में। ठीक है, इस तरह 4 गो चैम्बर है, 4 गो कक्षा है, बोल सकते हैं हम लोग, 4 गो रूम है दिल में। तो ये खून को दिल खींचा, किस साइड खींचेगा, इस साइड। ठीक है, अभी आगे हम बताएंगे अच्छा से। इस साइड से फिर पूरा, यहाँ से फिर यहाँ आएगा और यहाँ से पूरा शरीर में भेज दिया जाता है। अब पूरा शरीर में यानी हर सेल, हर कोशिका तक भेज दिया जाएगा। अब पूरा कोशिका में क्या होगा, एनर्जी बनेगा। ठीक है, और एनर्जी के साथ साथ अभी हम क्या बताए थे, क्या क्या बनता है एनर्जी के साथ साथ, एनर्जी के साथ साथ क्या बताए थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। ये चीज़ लिखे थे ना अभी, जो वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में बताए थे, यही चीज़ होता है। तो हर सेल के अंदर ये चीज़ बना। कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है शरीर के लिए, तो इसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो देखिए जिस तरह वहाँ पे खून का नली होता है, उस तरह हर कोशिका के बाहर भी खून का जाल होता है। अब यहाँ कोशिका के अंदर में, सेल के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, यहाँ पे खून में कम है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड खून में चला जाएगा। ठीक है, ये भी विसरण का क्रिया द्वारा होगा। ठीक है, और उधर से जब ऑक्सीजन आता है, जब यहाँ से ऑक्सीजन को खींचा हार्ट, दिल, और वहाँ से भेज दिया सेल तक, तो यहाँ ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाना है तो ये यहाँ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कमी है और यहाँ ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ विसरण की क्रिया से चला जाएगा। और यहाँ जो बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो खून में चला जाएगा, क्योंकि इधर ज़्यादा है इधर कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाना ही विसरण है। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बना ये चला गया यहाँ पे, और यहाँ से फिर दिल खींचेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून को, और इस साइड इस बार आएगा, यहाँ पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून, यहाँ से फिर नीचे वाला में आएगा दिल में, और यहाँ से फिर चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ से फिर भेजेगा यहाँ पे कुपिका में, फिर से खून के द्वारा भेजेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून अब आ गया कुपिका के पास। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला फिर यहाँ पे विसरण की क्रिया द्वारा कुपिका में आ जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ से खून में जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड खून से कुपिका में आएगा। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया यानी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम लोग सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। क्या होता है देखिए, ऑक्सीजन सांस लिए, कुपिका में आया, कुपिका से उसके बाहर जो खून है उसमें चला गया ऑक्सीजन। अब वहाँ से खून को खींचा कौन, हार्ट जो है, हृदय जो है वो खींचा, वहाँ से पूरा शरीर में भेजा ऑक्सीजन को, क्योंकि पूरा शरीर में ऑक्सीजन चाहिए। अब पूरा शरीर में उधर कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो उसको फिर खून से लेके फिर खींचा हृदय,
कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून को वहाँ से फिर भेज दिया किस में, यहाँ पे कुपिका में या लंग्स या फेफड़ा में भेज दिया। अब यहाँ से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फिर सांस के द्वारा बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ भी डिफ्यूजन और यहाँ भी डिफ्यूजन होता है। ठीक है, विसरण दोनों जगह होता है। तो इस तरह से हम लोग का शरीर में ऑक्सीजन पूरा शरीर तक पहुँचता है और उधर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हानिकारक है शरीर के लिए वो शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।